हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लस टू क्लास का चैप्टर नंबर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संरचना। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि किसी देश या प्रदेश की जो सबसे बड़ी संपदा है, सबसे बड़ी जो वेल्थ है, वो होती है उस देश में रहने वाली जनसंख्या। और उस देश की जनसंख्या के ऊपर ही उस देश या प्रदेश का विकास जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि यही जनसंख्या ही एक ऐसा हमारा ये प्राणी है इस प्रदेश या देश में, जो उस देश या प्रदेश में पाए जाने वाली जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का सोच समझ कर करके जो है उनका दोहन करता है। ठीक, तो जनसंख्या संरचना क्या हुई? जनसंख्या संरचना से अभिप्राय हुआ कि किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या की रचना किस किस प्रकार के वर्गों के व्यक्तियों के द्वारा हुई है। यानी कि किसी देश में रहने वाली जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में कितने स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, ठीक है, कितने लोग रोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग जो हैं नगरों में रहते हैं, कितने जो है उनका माफ कीजिएगा, कितने लोग जो हैं वो साक्षर हैं और कितने लोग जो हैं निरक्षर हैं, इत्यादि। ये सारी विशेषताएं जो है क्या कहलाती हैं? जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना। ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है इसको कहा जाता है। अब इसी कंपोजिशन की बारे में जो है हम डिटेल में आगे चल करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि किसी देश या प्रदेश में रहने वाले जो पुरुष और स्त्रियां हैं, मेल और फीमेल का जो रेशो है, उस रेशो को कहा जाता है सेक्स कंपोजिशन, लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात क्या हुआ कि किसी देश या प्रदेश में रहने वाली जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, यही रेशो क्या कहलाती है? सेक्स कंपोजिशन जो है, लिंगानुपात जो है वो कहलाती है। कुछ देशों में इसको एक फॉर्मूले के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। जो फॉर्मूला है कुछ देशों में अडॉप्ट किया गया है कि टोटल मेल बटा टोटल फीमेल इंटू 1000 प्रति हजार के द्वारा जो है इसको व्यक्त किया जाता है। लेकिन भारत देश में इसको थोड़ा अलग से जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे टोटल फीमेल ऑब्लिक टोटल मेल इंटू 1000 इस फॉर्मूले के द्वारा जो इसको व्यक्त किया जाता है। यानी कि 1000 पुरुषों के अनुपात में कितनी स्त्रियां जो है वो भारत देश में निवास करती हैं। ठीक है, पूरे विश्व को अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में जो सेक्स कंपोजिशन है वो है 990, यानी कि 990 जो है वो फीमेल हैं और उसके अनुपात में 1000 जो है वो मेल हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों के अनुपात में 990 जो है वो स्त्रियां पूरे विश्व में औसतन एवरेज जो है वो पाई जाती हैं। यही एवरेज जो है अलग अलग देशों में अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज जो है वो अलग अलग होती चली जाती है। ठीक है, क्योंकि सब जगह जो है एक बराबर इस तरह का कंपोजिशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक जो स्त्रियों की संख्या पाई जाती है वो है मैक्सिमम है लातविया कंट्री में। ठीक है, यहाँ की जो कंपोजिशन है 1187 फीमेल हैं ऑब्लिक 1000 मेल। ठीक है, और सबसे कम जो लिंगानुपात पाया जाता है वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, 468 फीमेल हैं और 1000 जो है वो फीमेल हैं। ठीक है, अब किसी देश की जो आर्थिक स्थिति है या वहां का जो ढांचा है, उस ढांचे को इसी के द्वारा जो है वो प्रदर्शित किया जाता है कि किसी वहां की एजुकेशन किस प्रकार की है, स्त्रियों की स्थिति क्या है। ठीक है, तो वो सेक्स कंपोजिशन के द्वारा ही पता चल जाता है। ठीक है, दूसरा जो संगठन आता है वो है एज स्ट्रक्चर। ठीक है, आयु संगठन या आयु जो है वो संरचना। आयु संरचना का अभिप्राय हुआ कि किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाली जो कुल जनसंख्या है, उस जनसंख्या में किस किस आयु वर्ग के व्यक्ति जो है वो रहते हैं। ठीक है, किस किस आयु वर्ग का मतलब हुआ कि आयु वर्ग में हम यहाँ पे तीन नॉर्मल वे में कि 3 एज ग्रुप जो है हम बनाते हैं, 0 से लेकर के 14 वर्ष। ठीक है, फिर दूसरा आयु वर्ग हम बनाते हैं 15 से लेकर के 59 ईयर्स और 59 एंड अबव।
ठीक है, 3 एज ग्रुप जो है हम बना देते हैं। तो एज ग्रुप में जो फर्स्ट एज ग्रुप है और थर्ड एज ग्रुप है, अगर किसी देश की जनसंख्या में अगर ये एज ग्रुप जो है अगर ज्यादा पाया जाएगा, यानी कि बच्चों की संख्या और वृद्धों की संख्या अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस देश की जनसंख्या में आश्रित जनसंख्या ज्यादा है और कार्यशील जनसंख्या जो है वो कम हुई। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या इसको हम बोलते हैं 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के आयु वर्ग के जो लोग हैं उसको हम बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, तो ये किसके ऊपर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर हैं, ये दोनों ही ग्रुप कार्यशील जनसंख्या के ऊपर। ठीक है, और अगर किसी देश में कार्यशील जनसंख्या जो है का एज आयु संगठन जो है अगर ज्यादा है, तो उस देश का वह देश जो है बड़े आसानी से बड़े अच्छे उससे जो है अपने आर्थिक संसाधनों का दोहन करके वो विकास जो है वो कर जाता है। ठीक है, अगर हम पूरे विश्व को अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 36 हमारी टोटल जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में 36% पॉपुलेशन जो है वो 0 से लेकर के 14 यानी कि बच्चों की आयु संरचना आयु जो है आयु वर्ग जो है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाता है। 36% एज वाले बच्चे जो हैं वो हमारे इस पूरे संसार के अंदर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात थर्ड आता है रूरल और अर्बन सेटलमेंट, सॉरी रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संरचना। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संरचना का अभिप्राय हुआ, अब यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या किसे कहा जाएगा और नगरीय जनसंख्या किसे कहा जाएगा, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। ग्रामीण जनसंख्या उस जनसंख्या को कहा जाएगा जो जिस क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका प्राथमिक क्षेत्र से अर्जित करती हो। प्राथमिक क्षेत्र क्या हुआ यहाँ पे, प्राथमिक क्षेत्र हुआ कृषि, वानिकी, पशुपालन, पशुचारण इत्यादि, आखेट और खनन इत्यादि, माइनिंग वगैरह जो हैं वो हुई प्राथमिक क्रियाकलाप। तो जिस क्षेत्र या जिस प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका किससे अर्जित करती हो, प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा अर्जित करती हो, ऐसी जनसंख्या ऐसे क्षेत्र को या ऐसी जनसंख्या को क्या कहा जाता है, ग्रामीण जनसंख्या। और क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, ग्रामीण परिवेश। ठीक है, आप लोग भी देखते हैं अपने चारों तरफ हमारा ग्रामीण परिवेश, हम गांव में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश है, तो यहाँ की अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश हो गया यहाँ पे 60+। ठीक है, अधिकांश जनसंख्या जो है वो अपनी आजीविका कहां से अर्जित करती है, प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा। ठीक है, फिर आती है अर्बन पॉपुलेशन, नगरीय जनसंख्या। जिस क्षेत्र या जिस प्रदेश की या जिस देश की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका कहां से अर्जित करती हो, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों के द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करती हो, ऐसी जनसंख्या को क्या कहा जाता है, नगरीय जनसंख्या। दोनों में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों का ही रहन सहन, खान पान, वस्त्राभूषण, आचार विचार इत्यादि जो है दोनों ही क्षेत्रों में बहुत ज्यादा भिन्न है, बहुत ज्यादा भिन्नता जो है इन दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है, ठीक है, लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो नगरों में निवास करती है और बाकी की 50% जो है वो ग्रामीण परिवेश में जो है रहती है। अगर कॉन्टिनेंट वाइज अगर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका की लगभग 77% पॉपुलेशन जो है वो नगरीय है और बाकी की 23% जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में हम देखें तो यूरोप और साउथ अमेरिका है, तो यहाँ की 75% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है, नगरीय क्षेत्र में जो है वो निवास करती है और बाकी की 25% जो पॉपुलेशन है वो रहती है ग्रामीण परिवेश में। ठीक है, और इसी तरह से ओशनिया है, वहाँ की 70% और 30%, और इसी तरह से अफ्रीका और एशिया, यहाँ की सिर्फ 38% पॉपुलेशन जो है, लगभग जो है 38% पॉपुलेशन जो है वो नगरों में रहती है और बाकी की जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण पॉपुलेशन है। इसलिए भारत देश भी एशिया में आता है, तो भारत देश को जो है ग्रामीण प्रधान देश जो है वो कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है वो कहाँ रहती है, गांव में निवास करती है, इसलिए इसको ग्रामीण देश भी कहा गया है। ठीक है, ग्रामीण प्रधान देश जो है इसको कहा गया है। ठीक है, इसके पश्चात आता है लिटरेसी। ठीक है, लिटरेसी रेट, साक्षरता संरचना। साक्षरता का मतलब हुआ कि किसी देश या प्रदेश में जो 7 वर्ष, भारत में जो डेफिनेशन दी जाती है कि 7 वर्ष और इससे अधिक आयु के जो लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हों और पढ़ लिखने के साथ साथ जो है जो अंक गिनतियां यानी कि जोड़ घटाव जो है कि सूझ समझ अगर रखते हों तो उनको कहा जाता है साक्षर।
ठीक है, और जिनको अपना नाम या पढ़ना लिखना और अंकगणितीय जोड़ घटाव इत्यादि अगर नहीं आता तो उनको क्या कहा जाता है, निरक्षर कहा जाता है। तो ऐसी जनसंख्या जो जो पढ़ लिख सके, ठीक है, अंकगणितीय जोड़ घटाव जो है वो कर सके, ऐसी समझ वो रख सके, तो उसको साक्षर जो है कहा जाता है। साक्षरता ही किसी देश और प्रदेश की सबसे बड़ी जो है वो जनसंख्या है जो उस देश के विकास का निर्धारण जो है करती है। अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनकी सोच, आचार विचार, रहन सहन इत्यादि जो है अलग होगा अनपढ़ लोगों की अपेक्षा। ठीक है, तो देश का विकास जो है वो इसी के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा निर्भर करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन चीजों के बारे में जो है अध्ययन करना। पूरे विश्व की, पूरे संसार की जो साक्षरता दर है वो है 86.3%, ठीक है, प्रतिशत में जो है इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक साक्षरता पाई जाती है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, 100% जो है इस देश की जो है वो साक्षरता दर है। और सबसे कम जो साक्षरता दर पाई जाती है नाइजर में, ओनली 19%, 19% जो है इस देश में साक्षरता दर जो है पाई जाती है। ठीक है, केवल 19% लोग ही यहाँ के साक्षर हैं, बाकी के, ठीक है, 81% जो पॉपुलेशन है वो निरक्षर है। ठीक है, तो साक्षरता दर जो है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि देश के जो संसाधनों का दोहन करना है, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो सोच समझ करके करेगा, दूरदृष्टि रख करके। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो संसाधन है उन संसाधनों का दोहन जो है वो करेगा, और तभी अगर संसाधनों का दोहन अगर कोई देश करता है तभी वो विकास करता है। और लास्ट आता है ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर, व्यावसायिक संरचना। जो व्यावसायिक संरचना है, व्यावसायिक संरचना से अभिप्राय हुआ कि किसी देश या प्रदेश में पाई जाने वाली जो जनसंख्या है वो जनसंख्या जो है किस प्रकार के व्यवसाय में लगी हुई है। ठीक है, व्यवसाय को भी हम जो है अलग अलग भागों में जो हम विभाजित करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो है इसको डिवाइड किया जाता है। पहला आता है प्राथमिक क्रियाकलाप, जैसे हमने पहले कहा, फिर है द्वितीय क्रियाकलाप, फिर तृतीयक, फिर चतुर्थक। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, फिर भी थोड़ा इन शॉर्ट में आपको बता दूं, प्राथमिक क्रियाकलापों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कृषि, वानिकी, पशुपालन, पशुचारण, अखेट, ठीक है, खनन इत्यादि ये कार्य हो गए, क्या हो गए, प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज हो गई। सेकेंडरी एक्टिविटीज होगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जितने भी उद्योग धंधे हैं, निर्माण उद्योग इत्यादि जो है उद्यम का जो काम है वो किया जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज में। टर्शरी और क्वाटरनरी एक्टिविटी, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप हो गए विभिन्न प्रकार की सेवाएं, चाहे हाईली इंटेलेक्चुअल बेस्ड आपकी सर्विसेज हैं या फिर जो है वो इस प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की सेवा होगी, चाहे एक डाकिये की है, चाहे एक जो है ड्राइवर की है, चाहे कंडक्टर की है, या हम भी आपको सेवाएं दे रहे हैं तो तृतीय सेवाओं के अंतर्गत जो है वो आती हैं। ठीक है, अध्यापक की सेवा होगी, वकील की होगी, डॉक्टर इत्यादि की होगी। ठीक है, या राजनेता हैं, ये सारे की सारी सेवाएं जो है इसके अंतर्गत आती हैं। तो ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है वो किसी देश या प्रदेश की कितनी जनसंख्या जो है वो किस प्रकार के ऑक्युपेशन में, किस प्रकार के व्यवसाय में लगी हुई है, उसको कहा जाता है व्यावसायिक संरचना। ठीक है, और इसी संरचना के ऊपर जो है, जैसे हमने पहले भी क्लासिफाई किया कि ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, ठीक है, ये सभी का ही आपस में एक तालमेल जो है वो रहता है। इसको क्या 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 कहा जाता है, ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगा, और अगर किसी प्रकार की क्वेरी होगी तो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, लेकिन कमेंट आप जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा निराशा इसमें रहती है कि आपकी तरफ से कमेंट जो है वो नहीं आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें और उस क्वेरी को आप जो है सॉल्व करें। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आप लॉकडाउन की अनुपालना आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना आप लोग कर रहे होंगे, और आप अपने और अपने परिवार के साथ जो है अच्छा समय जो है वो व्यतीत कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।